गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। टॉपिक आपके इकोनॉमी पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इलेक्शंस में कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसमें कि जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्ट होंगे। दोनों की डिमांड है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया जाए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? अगर हम गडगिल फार्मूला 1969 के हिसाब से देखें अ, तो कोई भी स्टेट जहाँ पर हिली या डिफ़िकल्ट टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन में है, इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हैं, तो वो एलिजिबल हो जाती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में पहली बार जो है कुछ बैकवर्ड स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। उस समय असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को ये स्टेटस दिया गया। फिर अप्रैल 1969 में गडगिल फार्मूला के हिसाब से जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने और कई स्टेट्स को जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड। तो कुछ लगभग 11 स्टेट्स कंट्री में ऐसी हैं जिनको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। तेलंगाना, क्योंकि वो दूसरी स्टेट में से निकला आंध्र प्रदेश में, उसके भी स्टेट फाइनेंसेस हिट किए, इसलिए उसको भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों ही जो है ये स्टेटस की डिमांड करते रहे हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों मांगा जाता है, उससे होता क्या क्या मिलता है? तो जो सेंट्रल असिस्टेंस होती है लगभग 90% इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स रहती है और 10% लोन्स रहती है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और उसके अलावा स्पेशल प्लान असिस्टेंस भी मिलता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। अनस्पेंट फंड जो है वो लैप्स नहीं होते फाइनेंशियल ईयर के एंड में। कुछ टैक्स कंसेशंस भी दिए जाते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश जो हैं दोनों ही ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं। बिहार तो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसमें से झारखंड निकाल दिया गया था साल 2000 में, और कोई भी और अदर क्राइटेरिया जो है हिली टेरेन का या जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट एरियाज़ का बिहार अदरवाइज़ मीट नहीं करता है। आंध्र प्रदेश 2014 में उसकी बाइफर्केशन हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है हमें, हैदराबाद भी हमारे से चला गया है, तो इसीलिए हमें जो है ये स्टेटस दिया जाए। ठीक है। फिजिबिलिटी अगर देखें तो 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक बर्डन है सेंटर के रिसोर्सेज के ऊपर, और उसके बाद जो है 14th फाइनेंस कमीशन ने जो है 42% जो है वो शेयर टैक्स डेवोल्यूशन का स्टेट्स को दे दिया, और उसके बाद कहा कि इस अब तो ज़रूरत ही नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए, जब हम एम्पल अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो स्टेट्स को दे रहे हैं टैक्स डेवोल्यूशन में से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट फॉस्फोरस। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए, साइंस एंड टेक के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ग्रुप है HRW, उन्होंने इसराइल को अक्यूज़ किया है कि इसराइल ने वाइट फॉस्फोरस इंसेंडरी शेल्स यूज़ किए हैं सदर्न लेबनान में। लेकिन उन्होंने ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कोई एविडेंस ऑफ बर्न इंजरीज तो नहीं दिखाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉसिबल रेस्पिरेटरी डैमेज हुआ है। इवन अक्टूबर 2023 में भी इसराइल को अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया है रेजिडेंशियल एरियाज़ में। तो वाइट फॉस्फोरस एक पायरोफोरिक मतलब क्या होता है, जो एकदम से जल जाता है जैसे ही वो कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में आएगा। तो एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है जो इग्नाइट हो जाता है जब वो एयर में आता है, थिक लाइट वाइट स्मोक या एमिट करता है, और इंटेंस 815 डिग्री सेल्सियस की हीट जो है ये एमिट करता है। तो एक गार्लिक लाइक ऑर्डर भी ये जो है इससे एमिट होता है। ठीक है। तो इसका मिलिट्री यूज़ क्या होता है? तो वाइट फास्फोरस को आर्टिलरी शेल्स हो, बॉम्ब्स हो या रॉकेट्स के थ्रू जो है डिस्पर्स किया जाता है, और इसको एज अ स्मोक स्क्रीन यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो क्योंकि ये जो है इसका स्मोक जो होता है उससे ट्रूप मूवमेंट जो कर रहे हो उसको छुपाया जा सकता है, और ये इंफ्रारेड ऑप्टिक्स या वेपन्स ट्रैकिंग सिस्टम को भी रोक देता है। तो ऑफ कोर्स आप गाइडेड मिसाइल्स से अटैक कर सकते हो फिर। ठीक है। वाइट फॉस्फोरस जो है एक इंसेंडरी वेपन भी की तरह भी यूज़ होता है, मतलब जला देता है लोगों को ये। तो हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम इसके देखें तो सिवियर बर्न्स कर सकता है, इवन बोन के लेवल तक ये जला देता है। बहुत ही पेनफुल होते हैं इसके बर्न्स, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं हील होने में, और इन्फेक्शंस होती रहती हैं वहाँ पर बार बार।
पार्टिकल्स जो वाइट फास्फोरस के जो बॉडी में रह जाते हैं वो दोबारा भी इग्नाइट हो सकते हैं जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे। इनहेल करने से रेस्पिरेटरी डैमेज हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म हो सकता है। जो सर्वाइव भी कर जाते हैं इनिशियल इंजरीज़ को, उनकी लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग रह जाती है क्योंकि वो हॉरिफिक स्कार्स छोड़ता है बॉडी पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फायर्स, ये सारे जो है डैमेज ये विंडी कंडीशंस में वाइट फास्फोरस कर सकता है। तो आयरिश नेशनलिस्ट ने फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में इसका यूज़ किया था। वर्ल्ड वॉर वन में तो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ देखा गया ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ द्वारा वाइट फास्फोरस का। रशियन को भी एक्यूज़ किया गया कि वाइट फास्फोरस बॉम्ब्स उन्होंने यूक्रेन में यूज़ किए हैं। तो इसका यूज़ अगर हम देखें कोई ब्लैंकेट बैन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में इसका रेगुलेशन है। इसको एक केमिकल वेपन तो नहीं कंसिडर किया जाता। इसकी ऑपरेशनल यूटिलिटी जो है वो हीट और स्मोक तक सीमित है, रादर दैन टॉक्सिसिटी उसको रेगुलेट नहीं किया जाता। इसका यूज़ जो है वो कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन्स जो है, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स जो है उसका जो थर्ड प्रोटोकॉल है उसके अंदर गवर्न है, लेकिन इसराइल ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है। ये थर्ड प्रोटोकॉल यूज़ जो एयर ड्रॉप्ड इंसेंडरी वेपन्स है उसको प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है सम नॉट ऑल ग्राउंड लॉन्च्ड इंसेंडरी वेपन्स। इंसेंडरी वेपन्स वो होते हैं जो कि लोगों को जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं H5N2 बर्ड फ्लू। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ह्यूमन केस ऑफ H5N2 रिपोर्ट किया गया है मैक्सिको सिटी में। तो बर्ड फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू एक एवियन फ्लू है, इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ जो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होती है। अमंग पोल्ट्री और कुछ वाइल्ड बर्ड्स में ये स्प्रेड होती है। एक फॉर्म ऑफ फ्लू वायरस है जो जंप करता रहता है वाइल्ड बर्ड से पोल्ट्री फॉर्म्स में। इवॉल्व हो जाता है ये हाईली पैथोजेनिक फ्लू वायरस में। एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं इन्फेक्टेड बर्ड्स के। तो H5N2 कौन सा टाइप है? ये एक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। पहली बार मैक्सिको में रिपोर्ट किया गया था। माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू जो है ये स्प्रेड हो रहा है आपस में, बर्ड्स में, इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे तो ये ह्यूमन जो है इन्फेक्शन रेयर है, लेकिन ये वायरस अगर म्यूटेट हो जाएगा तो ये ऑफकोर्स ट्रांसमिसिबल हो जाता है ह्यूमंस में। तो माइल्ड से लेके सिवियर तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर सकता है और इवन फेटल भी हो सकता है। RT-PCR के थ्रू ही जो है पता लगता है कि ये जो है वायरस हो चुका है बॉडी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 जो है वो रिलीज़ हुई है और ये करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल ओशंस के बारे में हमें बता रही है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने 2022 में यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ की थी, इनिशिएट की थी एक्चुअली, और ये सपोर्ट कर रही है मॉनिटरिंग ऑफ UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। जो इनाग्रल एडिशन था उसमें लगभग 100 मरीन साइंस एक्सपर्ट्स के जो है जो इंसाइट्स वो फीचर किए गए थे। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये है कि 2000 मीटर्स जो है ओशन का जो ऊपर का पार्ट है उसमें सिग्निफिकेंट वार्मिंग हुई है। ओशंस जो है वो लगभग 90% ऑफ अर्थ की एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो ग्लोबली राइज पर है। सी लेवल्स जो है वो कंसिस्टेंटली राइज पर है 1993 से। एक ग्रोइंग इंटरेस्ट आया है मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीमानस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। तो टेलीमानस को लेकर, टेलीमानस क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, एक फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज देने का ये इनिशिएटिव है। तो टीयर 1 जो है 2 टीयर सिस्टम पर ही ऑपरेट करता है। टीयर 1 में क्या है, ट्रेंड काउंसलर्स और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वो स्टेट लेवल पर आते हैं। टीयर 2 में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। 51 ऑपरेशनल टेलीमानस सेल्स कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लगभग सारी स्टेट्स में और यूटीज़ में। 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये अपनी
सपोर्ट देते हैं। एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के बेस्ड कॉल होती है ये। ऑटोमेटेड कॉल बैक सर्विस भी उसमें होती है, जिसमें एक ट्रेन काउंसलर कॉल बैक करता है पर्सन को। तो कॉल जो है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा जो है हैंडल की जाती है, और बोथ ऑडियो और वीडियो बेस्ड ऑप्शंस इसमें रहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रवाह सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने रिसेंटली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है प्रवाह। तो प्रवाह जो है एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर है जो इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। एक्सटर्नल और इंटरनल एयर फ्लोज जो होते हैं लॉन्च व्हीकल्स की तरफ, उनको सिमुलेट करेगा ये। एक्सटेंसिवली इसका गगनयान प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा एरोडायनेमिक्स चेक करने के लिए ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल्स के। तो ये सॉफ्टवेयर सिक्योर भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इवन जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उससे जब वो एयर में आके उसका कोई और इम्पैक्ट ना हो जाए, उसको भी सिमुलेट कर पाएगा ये। उसके बाद जो है इस यूज़ के बाद यह सॉफ्टवेयर अकेडमिया या अदर इंस्टीट्यूशंस को भी जो है, जो खासकर मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट या रॉकेट्स बनाने में काम कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स क्या होते हैं? तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस टेस्ट करनी होती है लॉन्च व्हीकल्स के टाइम पर। जैसे कि कोई भी एरोस्पेस व्हीकल जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से मूव हो रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई एयर फ्लो लगेगा, है ना, चाहे वो आते हुए लगे चाहे जाते हुए लगे। तो ये एयर फ्लो को अंडरस्टैंड करना बहुत एसेंशियल हो जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, शेप या स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अनस्टेडी पार्ट ऑफ एरोडायनामिक्स जो है उससे सीरियस फ्लो इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक सॉफ्टवेयर जो है ये एक टूल बन जाता है एरोडायनामिक्स और एरोथर्मल लोड्स को प्रेडिक्ट करने का। So now let us see all these topics in English. So the first topic is special category status. This topic is important for your economy and your polity section. So with recent general elections, the coalition government of NDA is going to rule. But the two parties, the TDP and JDU, they are demanding special category status for Bihar and Andhra Pradesh respectively. So what is the special category status? So states have to fulfill some requirements based on the Gartgill formula to get the special category status. Like they have to be in hilly or difficult terrain. They need to have low population density or a sizable share of tribal population. They must be in a strategic location. They must be economically and infrastructurally backward. They must have a non-viable nature of state finances. Okay, so any of this if of these conditions they fulfilled, then special category status can be given. So this status was first introduced in 1969 on the recommendations of Fifth Finance Commission. At that time, it was provided to Assam, Jammu Kashmir, and Nagaland, and this status was later formalized in the same year using Gartgill formula of fund allocation. And after that, many other states like Himachal, Manipur, Meghalaya, Tripura, Sikkim, Arunachal, Mizoram, and Uttarakhand were later provided SCS status. Currently, 11 states have the SCS status. The recent one is to join in them is Telangana because it was carved out of another state, Andhra Pradesh. But Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, all are demanding SCS status. Okay, so what benefits do these states get with this status? They enjoy getting central assistance of as much as 90% in the form of grants and 10% for centrally sponsored schemes. SCS was also provided. Uh, the special category states were also provided special plan assistance for projects of special importance. Also, the unspent funds do not lapse at the end of the financial year. They also get tax concessions. Okay. So what is the case of Bihar and Andhra Pradesh? Bihar has been asking for it since the mineral rich Jharkhand was carved out of it since 2000, the year 2000. Bihar has been ranked as the poorest state in India, but it still does not fulfill the criteria of hilly terrain and geographically difficult areas. Andhra Pradesh says that revenue rich Hyderabad has been carved out of Andhra Pradesh due to the bifurcation of state in 2014, and that's why demanding grants in aid from the central government.
But 14th Finance Commission had said that this special category status was a burden on center's resources, and with increased tax devolution to states at the tune of 42%, the SCS has become meaningless. Okay. So the next topic is white phosphorus. This topic is important for your security section and your science and tech section. So a global human rights group has accused Israel of using white phosphorus incendiary shells in conflict affected southern Lebanon. So Human Rights Watch has reported no evidence of burn injuries from white phosphorus in Lebanon, but noted possible respiratory damage. But Israel has claimed that it is using white phosphorus only as a smoke screen, but not to target civilians. In October 2023, also, Israel was accused of using white phosphorus in residential areas. So, what is this white phosphorus? It's a pyrophoric which ignites when exposed to oxygen, and it produces thick, light smoke as well as 815 degrees Celsius heat. Pyrophoric substances are basically those which ignite spontaneously or very quickly when they get in contact with air. White phosphorus emits a distinct garlic-like odor. So, what are the military uses of white phosphorus? So, white phosphorus gets dispersed through artillery shells, bombs, and rockets, and it can also be delivered through uh, textile wedges soaked in the chemical. Its primary military use is a smoke screen, which means that it is used to hide troop movement on the ground using its smoke, and it is also used to mess with infrared optics and weapons tracking system. And white phosphorus in the worst situation can also be used as an incendiary weapon. So, what are the harmful effects of it? Of course, it can cause severe burns, often down to the bone. Its burns are excruciatingly painful, difficult to heal, and susceptible to infections. If some particles of the white phosphorus remain in the skin or in the body, they can reignite when they get into contact with air. Inhaling white phosphorus can also cause respiratory damage and harm to internal organs. Those who survive initial injuries often experience a lifetime of suffering with impaired mobility and painful, horrific scars. White phosphorus can also devastate infrastructure, property, damage crops, and kill livestock with raging fires. White phosphorus was first used in late 19th century by Irish nationalists. World War I also saw extensive use of chemical by the British and Commonwealth forces. Most recently, Russia was accused of using white phosphorus bombs during the invasion of Ukraine last year. So, white phosphorus munitions are not under a blanket ban, though their use is regulated under the international humanitarian laws. It is not considered as a chemical weapon because its operational utility is primarily due to heat, smoke, rather than toxicity. Its use is governed by the Convention on Conventional Weapons, specifically the third protocol. But Israel has not ratified this protocol. This third protocol prohibits the use of air dropped incendiary weapons, and it restricts some but not all of the ground launched incendiary weapons. And this protocol also defines incendiary weapons as those primarily designed to set fire or to burn people. So the next topic is H5N2 bird flu. This topic is important for your environment section. So the first ever human case of H5N2 has been reported in Mexico City. What is bird flu? It is an avian flu, which is an infectious viral disease caused by the avian influenza virus. It primarily infects and spreads among poultry and some wild birds. Occasionally, it also jumps from wild birds to poultry farms. It then quickly evolves into a highly pathogenic flu virus. Avian influenza can also infect humans due to direct contact. So H5N2 is a subtype of avian influenza A virus, and it has been first reported in poultry too in Mexico. Factors like migratory bird patterns and interactions with domestic birds contribute to its spread. Uh, Changes in environmental conditions can also lead to the spread of this virus. So, of course, the human infections are rare, but once the virus mutates, it becomes easily transmissible between humans also. It can cause mild to severe upper respiratory tract infections, and it can also be fatal.
it can be diagnosed with RT-PCR test only. Okay. So the next topic is UNESCO's State of Ocean Report. This topic is important for your environment section. So UNESCO's State of Ocean Report 2024 has been released, and it provides current state of global oceans. So this report was initiated for the first time in 2022 by Intergovernmental Oceanographic Commission during the United Nations Ocean Conference in that year. So it supports the monitoring of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. And this 2022 edition, which was the first one, featured insights from over 100 marine science experts. So what are the key findings of the recent report? So the report says that upper 2000 meters of the oceans have experienced significant warming. Oceans are absorbing about 90% of Earth's excess energy. Ocean acidification is on the rise globally. Sea levels have also risen consistently since 1993. There is also growing interest in marine carbon dioxide removal technologies. So the next topic is Telemanus. This topic is important for your governance section. So an MOU has been signed between Ministry of Health and Ministry of Defense to facilitate collaboration in Telemanus. So Telemanus is an initiative of Health Ministry which provides free telemental health services for all over the country around the clock. It is organized into a two-tier system. The tier 1 comprises of experts or trained counselors and mental health specialists. Tier 2 comprises of specialists at the district mental health program. Currently, there are 51 operational Telemanus cells functioning across 36 states and UTs, offering services in 20 different languages. So this call is an IVRS based audio call, and through automated callback service, the caller will be attended by a trained counselor. So the call will be handled by a mental health specialist, which contains both audio and video based options. Okay. So the next topic is Pravah software. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently developed computational fluid dynamics software called Pravah. This Pravah was developed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center. It can simulate external and internal flows. Which flows? Air flows on launch vehicles. Pravah has been extensively used in Gaganyaan program for aerodynamic analysis of human-rated launch vehicles. This software is secure and flexible enough to support collaborative development with academic institutions and government labs. So this software will also be simulating the effects of chemical reactions which occur during air dissociation. And this software is also going to help the academia and other institutions who are engaged in the design of missiles, aircrafts, and rockets. So, what is the importance of CFD? CFD is, you know that any aerospace vehicle which is moving through Earth's atmosphere during launch or re-entry is subjected to severe aerodynamic and aerothermal loads. So, the understanding that airflow around aircraft rocket bodies during the re-entry or the launch is essential to design the shape, structure, and thermal protection system of that aircraft. So the unsteady part of aerodynamics can contribute to serious flow issues, and that's why CFD becomes an important tool to predict the aerodynamic and aerothermal loads. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.